आओ जी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमने स्टार्ट कर लिया था, इसी पे थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय ट्यूबर, जिसे हम पोटैटो कहते हैं। व्हाट इज अ ट्यूबर? ट्यूबर एक थिक, ऐसा लगता है सूजा हुआ फूला हुआ सा, और एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है जो फूड, जो क्या कहते हैं, स्टोर करता है फूड फॉर द प्लांट। मतलब कुछ नहीं है, ट्यूबर होता क्या है, एक मोटा सा फूला पड़ा सा एक अंडरग्राउंड जमीन के अंदर वाला स्टेम होता है जो प्लांट के लिए खाना स्टोर करके रखता है। और पोटैटो जो होता है वो भी एक तरीके का ट्यूबर ही होता है। तो ट्यूबर ये होते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट फीचर्स जो होते हैं ना, उसको उसको पोटैटो का पढ़ते हैं जरा। कहता है पोटैटो हैज अ स्मॉल डॉट लाइक मार्क, छोटे छोटे डॉट लाइक मार्क होते हैं, ठीक है ना, अगर हम देख पाए तो। ठीक है, मतलब इनों पे तो चलो उग गए हैं धीरे धीरे, पर ऐसे मान लो यहाँ की साइड जिन्हें डॉट मार्क, डॉट लाइक बने हुए होते हैं सरफेस पे, उसे हम आइज कहते हैं पोटैटो पे। ये जो आइज होती है एक्चुअल में बर्ड्स ही होते हैं, जैसे हमने बर्डिंग पढ़ी थी ना, ये भी बर्ड ही होते हैं, ये स्पॉट नहीं होते। और हर आइज के पास अपने खुद के लिविंग सेल्स होते हैं जिनके पास पूरी काबिलियत होती है कि वो अपने आप को ग्रो करा सके और एक नया प्लांट बना सके। इसीलिए पोटैटो भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। पोटैटो कैसे रिप्रोड्यूस करता है? तो हमें पता है पोटैटो एक ट्यूबर है। ट्यूबर आप समझ रहे होगे, ट्यूबर जो एक स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम है। पोटैटो एक ट्यूबर होता है और इसके सरफेस पे वो आइज होती हैं। आइज एक्चुअल में बर्ड ही होती हैं। जब भी पोटैटो को हम क्या कहते हैं, प्लांट करते हैं सॉइल, मिट्टी के अंदर, ऐसे मान लो इस तरीके से, तो आपको कहता है कि जो आइज होती है ना वो एक्टिव हो जाती है। बडिंग, बडिंग कहते हैं, वो आओ अपना काम शुरू करो। तो बड जो होती है ना वो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करती है और अपवर्ड शूट की तरफ, ऊपर की तरफ ऐसे ग्रो करने लग जाती है, अपवर्ड, है ना, शूट की तरफ। क्या कहते हैं, और इट फॉर्म्स लीव्स एंड स्टेम, फिर धीरे धीरे आगे जाके पत्तियां और स्टेम बनाने शुरू करती है। और रूट, जड़ें आगे जाके जो होती है ना, लोअर पार्ट होता है ना स्टेम का, स्टेम का लोअर पार्ट, वहां से जड़ें भी, जो ये स्टेम का लोअर पार्ट था, यहाँ से स्टेम, इसके लोअर पार्ट से जड़ें बनने लग जाएंगी। और अपर पार्ट जो है वो शूट की तरफ आगे पत्तियां वत्तियां उगाने शुरू कर देगा। धीरे धीरे जो बड धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, एक पूरा न्यू पोटैटो प्लांट बन जाएगा। और एक पोटैटो जो है उसके पास बहुत सारी आइज होती है, इसलिए एक पोटैटो बहुत सारे प्लांट्स बना सकता है। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में, कि ये एक तरीके का आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सिर्फ एक ही प्लांट की जरूरत है, सीड्स की जरूरत नहीं पड़ती। और इसके अंदर आइडेंटिकल पेरेंट्स, मतलब बिल्कुल सेम जैसे पिताजी थे वैसे ही बच्चा बनता है इसके अंदर। और फास्ट और रिलायबल मेथड है, और ज्यादातर ये खेती बाड़ी में, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जाता है। फायदे क्या है? ग्रोथ है, सेम क्वालिटी है, सीडलेस है, सीड की जरूरत नहीं है, लार्ज पौधे प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, ये सब चीजें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन क्या होता है? अब हमने पढ़ा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो खुद से नेचुरली होगा, मतलब हम नहीं करेंगे, वो खुद से होगा। और एक आर्टिफिशियल हो गया जो हम जबरदस्ती करा रहे हैं, ऐसा समझ लो काइंड ऑफ। मतलब नए प्लांट्स को इंसान की मदद से पैदा किया जाए इस तरीके से, जैसे मान लो स्टेम, जड़ या पत्तियों में, इस तरीके से। इस मेथड में इंसान जो होता है या तो मान लो कट कर देगा या बेंड कर देगा या ज्वाइन या ग्रो कर देगा कुछ नए तरीके से प्लांट को बनाने के लिए। परिभाषा अगर हम पढ़े तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर ह्यूमंस जो होते हैं ना वो हेल्प करते हैं प्लांट की रिप्रोडक्शन करने में अपने वेजिटेटिव पार्ट्स की मदद से। ठीक है। और इसे आर्टिफिशियल इसलिए कहा है कि खुद से नहीं होता, इसमें हम लोग प्लांट में रिप्रोड्यूस करने में उसकी मदद करते हैं, स्टेम को कट करने में या ब्रांच को बेंड करने में या ज्वाइन करने में दो प्लांट्स को। और ग्रो करना प्लांट टिश्यू को एक लैब के अंदर, लैब में अलग से किया जाता है। हम पढ़ते हैं, कहता है मेजरली जो आर्टिफिशियल तरीका है ना जो हम खुद से करते हैं, कहता है उसमें तीन तरीके हैं, या तो कटिंग करना, लेयरिंग करना, ग्राफ्टिंग करना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और एक मॉडर्न मेथड भी है जिसे हम टिश्यू कल्चर भी कहते हैं, वो भी एक अलग से है। हमें जनरली तीन पढ़ने। कटिंग क्या होता है? कटिंग का एक अगर चित्र बना हुआ हो, कहता है कटिंग एक छोटा सा पीस होता है ना प्लांट का, यूजुअली जो स्टेम होता है, डाली टाइप तना, उसको कट कर दिया जाता है और एक नए प्लांट में उगा दिया जाता है। एक डाली सी जा रही थी, उसको काटा, उसको उगा दिया अलग से प्लांट। कटिंग काम कैसे करता है भाई? एक छोटा सा स्टेम का पीस था जिसके पास बड होना चाहिए, यानी कि हम ये चीज समझ रहे हैं कि प्लांट उगने में अगर रिप्रोडक्शन नहीं है तो उसके अलावा उसमें बडिंग होना बहुत जरूरी है। बड हर स्टेप, हर मेजरली काम में आ रहा है। तो वो कह रहा है पेरेंट प्लांट से कट कर दो जिसमें बड हो। जो लोअर एंड होगा ना उस कटिंग का, उसको मिट्टी या पानी, मिट्टी और पानी दोनों में रख दो,
कुछ दिनों के दौरान हम देखेंगे जो लोअर पार्ट था, जैसे मान लो एक डाली से, जैसे एक पौधा था, उसमें एक पार्ट था छोटा सा डाली वाला, इसको क्या करा हमने, काट दिया, इसमें बडिंग होनी चाहिए, इसको काट के हमने पानी या मिट्टी में उगा दिया, और उगाने के बाद हम देख रहे हैं कि उसमें पत्तियां और शूट, मतलब पौधा धीरे धीरे बढ़ने लग रहा है, उगने लग रहा है अपर पार्ट में, और धीरे धीरे वो एक नया प्लांट बन जाएगा। तो ये हमने किया है, हमने काटा है, हमने बकायदा काट के उसको ग्रो कराया है। समझ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि कटिंग जो होता है ना वो तब बड के पास होना चाहिए, बडिंग अगर उसके पास बड नहीं है तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल, रोज, शुगर केन, हिबिस्कस और बनाना, इन सब के पौधे इस तरीके से किए जा सकते हैं। जैसे मान लो क्या किया था ना, एक स्टेम को जहां पे काटा था, ठीक है ना, उसको काट के यहाँ उसमें बडिंग होना चाहिए, मिट्टी में उसको रखा, धीरे धीरे स्टेम की कटिंग है, देखो दिख रही है स्टेम कटिंग है, और धीरे धीरे यहाँ बड था तो ये पौधा उगाना शुरू कर दिया अपने आप, इस तरीके से मेरे भाइयों, ठीक है ना। बाकी इसके बाद कहता है लेयरिंग क्या होती है। ये तो पहला मेथड था खुद से करने का, क्या कहते हैं अपना, कटिंग। लेयरिंग क्या है? लेयरिंग भी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, जिसके अंदर जो ब्रांच होती है प्लांट की उसको बेंड किया जाता है और कवर किया जाता है सॉइल के साथ। मतलब मिट्टी को क्या करा, बेंड करा जा रहा है और कवर किया जा रहा है सॉइल के साथ। देखो इसके चित्र के थ्रू बहुत बढ़िया समझ में आएगा। एक प्लांट था, इसकी डाली जा रही थी इस तरीके से, उस डाली को क्या करा, नीचे इस मिट्टी के अंदर ऐसे कर दिया इस तरीके से। इसमें जायज बात है, बडिंग वाला अगर पार्ट होगा तो जड़े वड़े बना के आगे एक पौधा ग्रो कर देगा। कुछ टाइम बाद इसको काट देंगे, ये अपना अलग पौधा हो गया और ये अपना अलग पौधा हो गया। इसे कहते हैं हम लेयरिंग करना, ठीक है ना। और बाद में जाके उसको एक जो बरीड, जो दफनाया हुआ पार्ट था, वो अपने आप में नया प्लांट में ग्रो करता है। लेयरिंग काम कैसे करती है? कहता है एक हेल्दी और लो ग्रोइंग ब्रांच जो होती है ना पेरेंट प्लांट की, उसको चुन लिया जाता है। मतलब एक अच्छी खासी हेल्दी और एक जो ज्यादा लो, मतलब ऊंचाई में ना उग रही हो, लो उग रही हो, उसको हम देख लेते हैं कि हाँ जी ये पेड़ की एक शाखा ऐसी जा रही है जिसको हम लेयरिंग कर सकते हैं। कहता है इस ब्रांच को बेंड कर दिया जाता है ग्राउंड की तरफ, मतलब उठाया ऐसे उखाड़ के जमीन की तरफ से, छोटा सा जो पार्ट होता है ब्रांच का, उसको मिट्टी में, थोड़ा मॉइस्ट वाली सॉइल होनी चाहिए, तो नमी वमी रहे, पानी रहे, और उसको थोड़ा सा दफना दिया जाए। जैसे मिट्टी है, ये पौधा उग रहा था, ये थोड़ा सा लोअर पार्ट था इस पौधे को, इसको उठा के ऐसे जमीन में मिट्टी में इस तरीके से कर दिया, ठीक है। कह रहा है कुछ टाइम बाद रूट उगने लग जाएंगी, यहाँ पे जड़ें उगने लग जाएंगी इसमें, ठीक है ना। और जब अच्छी खासी जड़ें उग जाएंगी तो जो बचा हुआ पार्ट है इसको काट दो, ये अपना अलग उग जाएगा और यहाँ से अपना एक अलग पौधा उगने लग जाएगा, ठीक है ना। तो रूटेड पार्ट जो है वो इंडिपेंडेंटली एक नया प्लांट बना देगा मेरे भाइयों। लेयरिंग काम कैसे करती है? कहता है जो ब्रांच है वो अभी भी अटैच है पेरेंट प्लांट से, तो इसीलिए कंटिन्यू रहता है, फूड और पानी उसको मिलता रहता है पेरेंट से। मतलब एक तरीके से ये कहना चाह रहा है कि ये जो प्लांट था बड़ा वाला, जिसकी एक लेयरिंग हमने यहाँ इस तरीके से करी, कह रहा है ये अभी भी उसको थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट दे रही है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, ब्रांच अभी भी अटैच है ना प्लांट से, पहले वाले से, तो पानी खाना इसको उसी से मिल रहा है। जब फिर कुछ टाइम तक ये अपनी जड़ें उगा लेगा, तब ये खुद से काबिल बन जाएगा, तब इसको हम काट देंगे, है ना। एग्जाम्पल है जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, लेमन, गुआवा, इसके एग्जाम्पल है। ये रिप्रोडक्शन हम इसमें लेयरिंग के थ्रू करते हैं। द नेक्स्ट वन इज ग्राफ्टिंग। ये भी बड़ा खतरनाक सा मजेदार है। कहते हैं एक ऐसा मेथड है जिसमें हम ज्वाइन करते हैं डिफरेंट प्लांट्स, मतलब दो डिफरेंट प्लांट। फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट था, उसकी एक डंडी ऐसे और दूसरे प्लांट की एक डंडी ऐसे थी, दोनों को जोड़ दिया, टेप वेप लगा दी, मतलब बढ़िया से प्रोटेक्टिंग करके नया पौधा उग जाए इस तरीके से, ठीक है ना। वन प्लांट गिव्स रूट एंड अदर गिव शूट्स एंड फ्रूट्स। तो देखो बढ़िया चीज है, कह रहा है एक प्लांट ऐसा उठा लो जिसके पास जड़े वड़े हो, और एक प्लांट जिसके पास ऊपर पौधे वोधे, वो सॉरी क्या कहते हैं, फ्रूट्स या फ्लावर्स हो, उन दोनों को। दो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ग्राफ्टिंग में, एक होता है स्टॉक, स्टॉक मतलब जो नीचे वाला हिस्सा होता है प्लांट का, जिससे जड़े से कनेक्ट होता है, और दूसरा होता है सायन ही कहते हैं, स्कायन एक तरीके से, ठीक है ना। अपर पार्ट होता है ये वाला, ठीक है ना, जिसमें बर्ड्स होना चाहिए अपर पार्ट में, कह रहा है इसके पास बर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी ये लीव्स, फ्रूट्स और, है ना, फ्लावर्स, ये सब प्रोड्यूस करेगा। देखो इस तरीके, एक के पास जड़े हैं और एक के पास ऊपर बर्ड होने चाहिए, दोनों को ग्रो करा दो इस तरीके से। कह रहा ग्राफ्टिंग कैसे काम करती है? हेल्दी प्लांट होगा जिसके पास अच्छी खासी जड़ें होंगी, उसको तो हम कह देंगे स्टॉक, ठीक है ना। और जिसके पास अच्छा खासा बर्ड होगा, अपर वाला पार्ट, उसे हम कहेंगे सायन, एक तरीके से स्कायन। और दोनों के पास स्टॉक और स्कायन दोनों ही को केयरफुली अच्छे से काटना पड़ेगा, और जो कटिंग वाला पार्ट है उन दोनों को टाइटली ज्वाइन करा दो एक दूसरे से, और टाई कर दो अच्छे से, मतलब बांध दो, और कुछ समय बाद वो दोनों एक अकेला प्लांट बन जाएगा, ठीक है ना। ग्राफ्टिंग कैसे वर्क करती है? जो इसके अंदर स्टॉक और स्कायंस होते हैं ना, इन दोनों के जो टिश्यूज हैं एक दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं, और पानी और फूड जो होता है ना, फिर वो एक दूसरे से
ट्रांसफर होने लग जाता है। वो बोलते हैं चल तुम और हम मिलके आदान प्रदान करें एक दूसरे की चीजों का। प्लांट फिर धीरे धीरे ग्रो करने लग जाता है एक यूनिट में। और ग्राफ्टिंग यूजफुल इसलिए है क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी के दो प्लांट को जोड़ देता है, एक बेहतर क्वालिटी का फ्रूट मिल जाता है हमें, और फ्लावर भी बहुत तेज से उगने लग जाते हैं, और वैरायटी हमारी इंप्रूव हो जाती है। एग्जाम्पल है मैंगो, एप्पल, रोज, इन सबको आप जोड़ सकते हैं इस तरीके। ठीक है मेरे भाइयों, कोई दिक्कत तो नहीं है, चले आगे। ठीक है ना। एक इसके बाद एक और रिप्रोडक्शन होता था, ये भी आर्टिफिशियल प्रोपगेशन का ही पार्ट है, इसे कहते हैं टिश्यू कल्चर। अब ये मुझे पता नहीं है कि ये आपके इसमें है या नहीं है, इस पर मुझे क्लैरिटी नहीं है, बाकी फिर भी एक बार देख लेते हैं। टिश्यू कल्चर, व्हाट इज टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर एक मॉडर्न मेथड है ग्रो करने का एक नया प्लांट, बहुत ही ज्यादा छोटे पीस ऑफ प्लांट टिश्यू। मतलब लैब के अंदर हम क्या करते हैं, एक प्लांट का छोटा सा टिश्यू का एक पार्ट है, उसको ले जाके एक पूरा प्लांट ग्रो कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेथड जो होता है ना, वो बिल्कुल क्लीन कंडीशन में किया जाता है, स्पेशल न्यूट्रिएंट देके। बाकी ये काम किया कैसे जाता है, एक छोटा सा प्लांट का टिश्यू उठा लेते हैं हेल्दी प्लांट में से, और उसको फिर हम स्पेशल न्यूट्रिएंट जेली दे देते हैं एक लैब के कंटेनर के अंदर, और उसको फिर वो क्या होता है ना, उसकी जो टिश्यू होते हैं वो धीरे धीरे डिवाइड करने लगती है, और एक सॉफ्ट सा मास बनाने लग जाती है, जिसे हम कैलस कहते हैं। कैलस को बाकी डेवलप किया जाता है रूट्स एंड शूट्स में, और छोटा सा जो बेबी प्लांट है उसे हम प्लांटलेट्स कहते हैं, जब वो धीरे धीरे ग्रो करने लग जाता है। और प्लांटलेट फिर धीरे धीरे उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है सॉइल में या पॉट के अंदर, मटकेट के टाइप में, ताकि वो पूरा पौधा बन जाए। तो देखो इस तरीके से किया जा रहा है। एक छोटा सा प्लांट टिश्यू है, ठीक है ना, मतलब एक छोटा सा पीस है प्लांट टिश्यू का, उसको उठाया और उसके जो है टिप ऑफ द प्लांट पे उसे ग्रो कराने की कोशिश करी, तो प्लांट की टिश्यू धीरे धीरे कैलस में ग्रो हो रही है, देखो कैलस में। और कैलस फिर धीरे धीरे रूट्स और शूट्स बनानी शुरू कर रहा है, और जैसे ही रूट्स एंड शूट्स बनाएगा तो या तो पानी में जड़ों में डाल देंगे, पूरा पौधा बन के उगने लग जाएगा। मतलब एक छोटी सी चीज से कैसे बड़ी चीज बना दी। ये यूजफुल क्यों है? क्योंकि इसमें प्लांट डिसीजेस फ्री होता है, बहुत ही जल्दी से बन जाता है बिना बीमारी के, और बहुत ही ज्यादा कहता है लिटिल प्लांट का मटेरियल, ज्यादा कोई बड़ा प्लांट का मटेरियल भी नहीं चाहिए, छोटा सा बस एक टिश्यू ही तो चाहिए। और प्लांट सेम टाइम पे क्या कहते हैं ग्रो करता है, बिल्कुल सेम टाइम पे, और आइडेंटिकल भी लगता है। और यूजफुल है प्लांट जो सीड से अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर सकते ना, बिना जो जिनको सीड से प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन करने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बढ़िया है। एग्जाम्पल है इसका टिश्यू कल्चर का बनाना, ऑर्किड, या फिर पोटैटो या रोज। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन होता क्या है? स्पोर फॉर्मेशन एक ऐसा मेथड है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसके अंदर जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो छोटे छोटे रिप्रोडक्टिव बॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं, जो स्पोर्स होते हैं। भाई कुछ नहीं है, एक सिंपल सी बात है, एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है ये, इसके अंदर स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे से। जैसे पौधे के छोटे, जब कभी आप पौधे का फूल वूल उठाते हो हाथ में, तो एक छोटा सा चूरा चूरा टाइप फूल सा होता है, उसके अंदर चूरा चूरा पार्ट ऐसे महसूस करते हो, व्हाइट व्हाइट कलर का सा होता है ना? हाँ, थोड़ा सा याद आया होगा, ऐसा कुछ होता है, उसको हम स्पोर्स कहते हैं। मतलब मैं तो एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वही स्पोर्स है जो आपने देखा है। स्पोर धीरे धीरे नए प्लांट में उग जाते हैं, जो कंडीशन अगर सूटेबल या फेवरेबल हो तो। बाकी बेस्ट एग्जांपल है ये, जनरली ये फंगस को ढूंढता है, एक तरीके से ब्रेड पे फंगस जो लगती है ना, ये उसको लगा के देता है। ये क्या करता है ना, स्पोर हवा में फैलते हैं, जैसे मान लो हवा में फैल गए, या कोई जानवर के थ्रू फैल गए हवा में, एक बहुत बढ़िया इनके पास कंडीशन होती है कि ये लंबे समय तक अपने आप को सर्वाइव करा पाते हैं हवा के अंदर, क्योंकि हवा चल रही, हो सकता है एक टाइम बाद डेड हो जाए, तो एक्टिव रहते हैं बहुत लंबे समय तक, और किसी भी टेम्परेचर, किसी भी कंडीशन में ये थोड़ा ज्यादा अपने आप को होल्ड कर लेते हैं। तो बहुत समय तक रुकते हैं, होल्ड करते हैं, कहीं कुछ मिल जाए जहां हम रिप्रोडक्शन कर सके। ब्रेड दिखती है, ब्रेड पे वो बैठ जाते हैं, ब्रेड पे बैठ जाते हैं। अब ब्रेड पे देखा होगा कुछ समय तक फंगस लग जाता है, ज्यादातर बारिश के मौसम में ज्यादा दिखाई दे जाता है हमें, थोड़ा मॉइस्चर वाला तापमान, तो फंगस जो लगती है वो स्पोर फॉर्मेशन की वजह से लगती है, ये हवा में फ्लो करते हैं। स्पोर्स होते कुछ नहीं है, कहते हैं ये जो दिख रहे हैं ना आप, ये इसके अंदर स्पोर्स है, ये देखो इस तरीके से छिड़काव आपको दिख रहा होगा। बाकी स्पोर्स जो है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, हल्के होते हैं बहुत ज्यादा, लार्ज नंबर में बनते हैं ये, और ये कवर किए जाते हैं एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट के द्वारा। बाकी ये देखो अनफेवरेबल कंडीशन हो ना, जैसे पानी ना हो, फूड ना हो, टेम्परेचर भी बहुत बेकार हो, तब भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। बाकी कौन सा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है स्पोर फॉर्मेशन से? तो फंगाई, बैक्टीरिया, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट यूनिसेलुलर जैसे फर्न्स या मॉसिस, ये ग्रो करते हैं। फंगाई जैसे राइजोपस या रिजोपस कह सकते हैं, जो ब्रेड पे आप देखते हो ना लग जाता है ना वैसा, या व्हाइट ग्रीन फंगस डेवलप हो जाता है। म्यूकर या पेनिसिलियम को भी हम कहते हैं, पेनिसिलियम, हाँ। और बैक्टीरिया यूनिसेलुलर, तो मतलब ये ऑर्गेनिज्म है जो स्पोर फॉर्मेशन से बनते हैं, स्पोर फॉर्मेशन की वजह से या स्पोर्स की वजह से। तो फॉर्मेशन ब्रेड में पढ़ते हैं क्या होता है, तो देखो फंगस है जो मॉइस्ट ब्रेड में जनरली लगता है, गीली गीली ठंडी मीठी ब्रेड हो जाए, मीठी कह रहा हूँ सॉरी, गीली ब्रेड, ठीक है ना। स्ट्रक्चर कैसा है राइजोपस का? तो कहता है राइजोपस के पास ना एक थिन लाइक थ्रेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, थिन पतले पतले थ्रेड स्ट्रक्चर्स,
ठीक है ना। और एक होता है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम मतलब राउंड स्ट्रक्चर होते हैं टिप टिप के ऊपर, ठीक है ना, जो होल्ड करते हैं स्पोर को। स्पोर जो छोटे छोटे रिप्रोडक्टिव सेल है जो स्पोरेंजियम के अंदर, है ना, पाए जाते हैं। बाकी इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पढ़ते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले स्पोरेंजियम बनता है, जो कहता है एट द टिप ऑफ द हाइफा एक राउंड स्ट्रक्चर होता है स्पोरेंजियम। ये आप ऊपर डायग्राम देख रहे हो ना, इस तरीके से, इसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम, ठीक है ना। ये स्पोरेंजियम में सबसे पहले ये स्पोरेंजियम बनता है। स्पोरेंजियम के अंदर कहता है कि हंड्रेड्स ऑफ छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जो बनते हैं, और फिर एक टाइम आता है जब बर्स्ट हो जाते हैं। तो जब स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि अब हम रेडी हैं सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो स्पोरेंजियम बर्स्ट हो जाता है, खुल जाता है, जिससे सारे स्पोर्स हवा में उड़ जाते हैं। स्पोर हवा में फैल जाते हैं, बहुत ही ज्यादा हल्के हैं, अलग अलग जगह पे चले जाते हैं। और मान लो जब भी किसी भी जगह पे बैठ गए, ब्रेड रेड पे बैठ गए, तो भैया वहां पे बैठ के फेवरेबल कंडीशन होगी तो अपने आप को ग्रो कराना शुरू कर देंगे राइजोपस प्लांट के अंदर, ठीक है ना। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि स्पोर जो है ना वो बहुत बुरी कंडीशन में भी अपने आप को अलाउ करते हैं रोकने के लिए, क्योंकि हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उनके पास, ठीक है ना। वो उनको सूखा, हीट या खाने की कमी हो तो उससे भी बचा लेती है, ठीक है ना। तो ये कुछ डायग्राम है, इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी देखते हैं इसको। ब्रेड मोल्ड मतलब आप देखते हो ना, ये जो हरा हरापन लगा हुआ ना, ये राइजोपस फंगस है एक तरीके से, ठीक है ना। ये मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू अगर आप देखोगे तो इस तरीके से दिखाई देंगे। बाकी एक पेनिसिलियम फंगस है जो रिप्रोडक्स स्पोर्स के थ्रू ये ऐसा रिप्रोडक्शन होता है। बाकी एक एंटीबायोटिक ड्रग है जिसको हम पेनिसिलिन भी कहते हैं, ये पेनिसिलियम फंगस से ही बनता है, तो ध्यान रखें जी, ठीक है।